चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट डिले हो गया बिकॉज थोड़ा सा स्लाइड्स अटक गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी को जय हिंद। फटाफट नाम पढ़ लेता हूँ। कुंदन, लक्ष्य, भूपेंद्र, गणेश, क्षत्रिय कुंदन, सोनू वर्मा, माही, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। उससे पहले सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। आपको पता है कि रक्षाबंधन है कल, और कल का दिन काफ़ी ख़ास है सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए। तो आई होप सब इसको अच्छा बनाएंगे, इस त्यौहार को, और गर्ल्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है। ठीक है, और जिसी के उपलक्ष्य में शौर्य भारत आप सभी के लिए लेके आए 40% ऑफ। जो बच्चे ऐप को परचेज़ करना चाहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं ऐप को परचेज़ करना, प्लीज़ आप उनसे ज़रूर शेयर करना। ये ऑफ़र चलने वाला है 23 तक। ठीक है, चलिए, और आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। सर जी शर्ट बहुत कैंट भाई है, चलो थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ पटाया आज फील आएगा गोवा का। चलिए ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंदर आज हम बात करें तो ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने लास्ट क्या किया था, तो मैंने आपको समझाया था। लास्ट हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपना पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, और इसी पे बेस्ड मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। एक बार उसको फटाफट हम एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि हम आगे उससे बात कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। 2 तरीके के माध्यम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान रखना, डेंसर से, है ना, डेंसर से कहाँ जाना है, रेयरर। कहाँ जाना है, रेयरर। तो जब आप डेंसर से रेयरर जाते हैं तब ध्यान रखना क्या होता है कि जैसे जैसे आप समझो, तो जब आप डेंसर से रेयरर जाते हैं, भारी से हल्के माध्यम में जाते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका ये जो प्रकाश है नॉर्मल से इस तरीके से हो जाता है। तो करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये इसके 90 डिग्री पे पहुंच जाता है तो ये वाला जो एंगल आई होता है, ये वाला एंगल आई जो होता है, ये क्रिटिकल एंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण वह कोण होता है जब एंगल आर का मान हो जाता है 90 डिग्री। क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा भी अगर हम कोण को और बढ़ाएंगे तो ये उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, और इसी क्रिया को हम TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमने कल पढ़ा था, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी। आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली चीज़ तो ये कब होता है, इसकी शर्त क्या है, क्या कंडीशंस है TIR के लिए। दूसरी चीज़ इसमें ये पूछी जा सकती है कि इसके एग्जाम्पल्स तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे पहले भी, तो मैंने आपको बताया था इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसके लॉजिक पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि शर्तें क्या है, शर्तें यानी कि कंडीशंस क्या होती हैं, क्या TIR आपका ऐसा ही हो जाता है? नहीं, TIR होने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, पहला शर्त क्या है कि डेंसर, संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाना चाहिए, यानी कि लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। ऐसा नहीं है कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो TIR हो जाएगा, नहीं, उस समय TIR नहीं होता है। TIR के लिए ये वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है और मस्ट है। दूसरा आपका कंडीशन क्या है कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि जिस कोण से आपकी लाइट आ रही है, नॉर्मल के साथ जो कोण बनता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बता देता हूं, पहली कंडीशन तो ये है डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका ये जो एंगल आई है ना, ये जो एंगल आई है ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, राहुल कह रहे सर शॉर्ट कहाँ से लाए? अरे शॉर्ट नहीं, शर्ट। ओके, मैं भी सोच रहा हूँ शॉर्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? शर्ट यहीं से ली है, ठीक है, जोधपुर से ही ली है। जय द्वारकाधीश,
लखा दी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये शर्तें सभी को आनी चाहिए। अब दूसरा आता है उदाहरण। अब उसके उदाहरण काफ़ी हैं और सारे के सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। पहला है हीरा अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं या हमने रियल लाइफ में देखा है कि जो हीरे होते हैं ना, कहता ना देखो हीरा लेके आया हूँ, तो हीरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा चमकता है ना, उसको शाइनिंग करता है। उसका कारण ये होता है कि हीरे की मेन कटिंग इंपॉर्टेंट होती है। देखो हीरा जो होता है वो इतना चमकीला नॉर्मली होता नहीं है, इतना वो शाइनिंग नहीं होता, उसमें से इतनी लाइट जो है वो चमकीली नहीं होती, पर उसको बनाया जाता है इस प्रकार की उसकी कटिंग इस तरीके से होती है। तो एक हीरे को जब आप कट करते हो तो उसके कुछ एंगल्स पे उसको हम स्पेसिफिक कट करते हैं। अब वो कट करने का कारण ये होता है कि उसके अंदर पूर्ण आंतरिक क्या हो, परावर्तन हो। होता क्या है मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूं, ज़्यादा इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। कि जो हीरा होता है उसको इस तरीके से काटा जाता है कि जब अंदर उसके प्रकाश आएगा तो वो प्रकाश बाहर ना जाके अंदर ही वो क्या करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से ही जो वो हीरा है वो आपको चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। दूसरा आता है रेगिस्तान में मृग मरीचिका यानी कि मिराज, जिसको हम बोलते हैं। मिराज जो बनते हैं रेगिस्तान में, और ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और ये जो मिराज होती है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रेगिस्तान में कोई जाता है, ये भी हमने मूवीज़ में काफ़ी देखा है, हमने कार्टून्स में भी देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे डेजर्ट में घूम रहा है, रेगिस्तान में घूम रहा है और बहुत प्यासा है, उसको पानी चाहिए, और उसको सामने क्या दिखता है, बहुत बड़ा तालाब दिखता है, और वो भागता हुआ जाता है, देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ तो ये क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्रिया यहाँ पर होती है। और मैं इसको सरल हिस्से में समझाऊंगा, सरल वे से समझाऊंगा, बिकॉज कई बच्चे इसको रट लेते हैं, ठीक है, रटना भी ठीक है, बट समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। समझ लो यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर आपका ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्काई है ना, ये आपका आसमान है जो अभी नीला है, ठीक है। अब होता है क्या, समझ लो यहाँ से एक इंसान इसको देख रहा है, ठीक है, और ये ऊँट पे बैठा है। अभी ऊँट बनाना मुझे आता नहीं है, बट समझ लो यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, ठीक है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल लाइट यहाँ से आई और इससे टकराई। अब इसको जाना तो नॉर्मली ऐसे था, देखो कोई भी चीज़ हमें दिखती कैसे है, अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो लाइट पेड़ से टकरा के सीधी उस इंसान की आंखों में जाएगी, उसको पेड़ दिखाई देगा। अब होता क्या है कि रेगिस्तान की खासियत क्या है, रेगिस्तान में ये होता है कि ये जो मिट्टी होती है इसके पास आसपास की जो हवा होती है ना गर्म होती है। आपको पता होगा रेगिस्तान की मिट्टी काफ़ी गर्म होती है, तो गर्म होने के कारण ये माध्यम बन जाता है डेंसर। क्या बन जाता है, डेंसर। तो जो ये लाइट सीधी आनी चाहिए थी वो इसके अंदर इस तरीके से घूम जाती है, यानी कि ये प्रकाश आपको इस तरीके से घूमा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण ये है गर्मियों में ही होता है। कब होता है, गर्मियों में। अब ये इंसान जो है, मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि जो इंसान होता है उसको लाइट कभी भी एंगल पे नहीं दिखती, उसको लगेगा वो लाइट सीधी आ रही है, तो उसको लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये उसको पेड़ और ये आसमान उसको यहाँ दिखेगा। बात समझ में आ रही है। तो उसको इसकी छवि उस मिट्टी में दिखाई देगी। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है रियल में, बट उसको ऐसा आभास होता है, फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट है अब वो अपने ही माध्यम में वापस परावर्तित हो गई है, ठीक है। जाना था इसको ऐसे, बट ये इस तरीके से परावर्तित होकर इसकी आंखों में चली गई, जिसकी वजह से उसको वो क्या दिखाई दे रहा है कि उसकी एक छवि इसके मिट्टी के ऊपर भी बन रही है। तो वो जो आसमान इसको, हाँ रोड में भी होता है, बिल्कुल सही। धूप की वजह से मेन इसका कारण होता है गर्मी। गर्मी होती है जिसकी वजह से नीचे वाली हवा गर्म हो जाती है, ऊपर वाली हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी हवा में कोई दिक्कत नहीं है, जैसी गर्म हवा होती है तो वो हल्की। जैसे अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी आपको दिखाया है ताकि किसी को अगर और अच्छे समझना हो तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज महत्वपूर्ण ये है कि हमें समझ भी आना चाहिए कि यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। देखो सनलाइट आई, इस कैक्टस पे पड़ी, तो ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट कूल एयर, जो ठंडी हवा होती है उसमें तो ये सीधी जाएगी, तो इसको ये कैक्टस तो दिखेगा, पक्की बात है। अब एक और चीज़ आपने देखी है कि ये जो लाइट है इससे टकरा के ये ऐसी भी जाएगी। अब या तो ये मिट्टी में चली जाएगी, चलो यहाँ तक तो बात खत्म हो जाएगी, पर नीचे हवा कैसी है,
गर्म है। गर्म हवा होने के कारण ये इसके अंदर क्या हो जाती है, लाइट इस तरीके से परावर्तित, इसी माध्यम में वापस परावर्तित होके इसकी आंखों में चली जाती है और इसको ये लाइट सीधी आती हुई दिखाई देती है और इसका मतलब इसको इस कैक्टस की पूरी छवि नीचे दिखाई दिखती है और इसी को बोला जाता है मिराज बनना। क्या ये बात समझ में आ गई? और नीचे आपके सामने देखो मैंने ये हीरे की भी बनाया है, डायमंड का भी बनाया है। डायमंड को इस तरीके से काटा जाता है, क्रिटिकल एंगल बनाया जाता है ताकि अंदर जो लाइट है, प्रकाश है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाए। ठीक है, क्या सभी को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण है। कांच में पड़ी दरार, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांच में जो दरार पड़ जाती है वो भी चमकती है, उसका भी कारण TIR होता है। जल में पड़ी परखनली का चमकना, यानी कि कोई भी कागज हो गई, थैली हो गई, अगर वो पानी में तैर रही है ना, पॉलीथीन तैर रही है, तो वो भी आपको चमकती हुई दिखाई देती है। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशित तंतु। इसका मतलब क्या होता है, आजकल हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है सिग्नल को जल्दी से जल्दी हम कैसे पहुंचाएं। एक जगह से दूसरी जगह हम सिग्नल को जो पहुंचाते हैं, सिग्नल लाइट के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक वायर के अंदर डालते हैं। वायर को हम इस तरीके से बनाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, TIR, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है और इसकी वजह से सिग्नल हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण और होते हैं, एंडोस्कोपी भी कह सकते हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये वाले उदाहरण सारे याद रखने, बिकॉज हम जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, और आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम यही एग्जाम्पल्स को बात करते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। क्या सभी को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है? कमेंट बॉक्स में एक बार यस ज़रूर लिख देना ताकि हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रांति कोण। वैसे तो मैंने भी आपको समझा दिया कि क्रांति कोण होता क्या है, पर एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया उससे बाहर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना सबसे पहले कि आपतित किरण क्रांति कोण है क्या, डायग्राम से ही समझते हैं। बाकी थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, थ्योरी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, ओके। अभी देखो पहला डायग्राम आपको क्या बता रहा है, पानी से प्रकाश हवा में जा रहा है। तो जब पानी से प्रकाश हवा में जा रहा है और आपका एंगल आई क्रिटिकल एंगल से क्या है, छोटा है, अगर एंगल आई क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो कोई पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन यानी कि हमारा अपवर्तन, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे में यह है कि जब आपका आई जो है वो C के बराबर हो जाए, जब आपका आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रांतिक कोण यानी कि उसके बराबर हो जाए, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तब आपका ये जो परावर्तित रिफ्रैक्टिव यानी कि अपवर्तित जो किरण है वो माध्यम के, आप कह सकते हो माध्यम में रहेगी दूसरे में, पर उसका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में देखेंगे तो क्या होता है, ये होता है TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR केस में क्या होता है, एंगल आई जो होता है वो C से बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक जो होता है परावर्तन वो कब होता है। तो ये वाली कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं, जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तब आपका TIR यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और ध्यान रखना इस समय ये जो R है वो भी अंदर ही होगा, तो यह इसी माध्यम में वापस प्रकाश अगर आ जाता है इसको TIR बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डायग्राम से इसलिए समझाई है बिकॉज थ्योरी का कोई इशू नहीं है, थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लेना, सेम ही होती है, पर डायग्राम से हमें ये थोड़ा समझ में आ जाता है क्रांति कोण होता क्या है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से समझने वाली है कि ये जो TIR होता है, ये जो क्रांति कोण होता है, ये किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो जिस पे ये डिपेंड करता है वो होता है आपका म्यू। क्या होता है, म्यू। अब ये जो म्यू होता है इस पे ये डिपेंड करता है कि C कितना है, कि सब देखो सबका C अलग अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वापस देख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम को अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है। ये 3 अलग अलग परिस्थितियां बता रहा है। क्या बता रहा है, परिस्थितियां। पहली परिस्थिति ये बता रहा है कि अगर आपको बोल दे, पहली परिस्थिति क्या बता रहा है, अगर आपको बोल दे कि आपका जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला I,
अगर वो C से छोटा है, देखो C यहाँ पर क्या है, C हमारा क्रांतिक है, ठीक है, क्या है, क्रांतिक कोण है। तो अगर आपका I एंगल ऑफ इंसिडेंस C से छोटा होगा तब आपका सिंपल प्रकाश सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी कि इसके अंदर तो प्रकाश आपका सीधा चला जाएगा, दूसरे माध्यम में नॉर्मल अपवर्तन की जो क्रिया होती है वो यहाँ पर होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका आई C के बराबर हो गया, यानी कि अगर आपका आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस C के बराबर हो गया, C यहाँ पर क्या है, क्रांति कोण के बराबर हो गया, तब आपका प्रकाश लंब से मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री पर हो जाएगा। यानी कि इस केस में आपका अभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट जैसे ही अगर आपका आई C से ज़्यादा हो गया, अगर आपका आपतन कोण C से ज़्यादा हो गया तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, उसके परावर्तन मतलब उसका परावर्तन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन पूछी जाती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो ध्यान रखना, आपतन कोण जब C से बड़ा होगा। अब ये जो C होता है यानी कि जो क्रांतिक कोण होता है, ये जो होता है ये हर का अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या सबको ये चीज़ क्लियर है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि आप इसको अच्छे से समझ, मतलब आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये कोई पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर ये C क्या है, C अभी आपको मैंने बोला क्रांतिक कोण है। मैं यहाँ पर आपको दो सिंपल उदाहरण देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने कुछ लिया पानी, वाटर और हवा, पहला ये वाला माध्यम लिया। दूसरा मैं कुछ और ले लेता हूँ, कोई भी ले लो, है ना, ग्लास। यहाँ पर ग्लास है और यहाँ हवा है। अब देखिए दोनों का केस अलग अलग है, दोनों का केस क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग है? बिकॉज माध्यम अलग अलग है। हो सकता है इसके लिए क्रांतिक कोण का मान हो गया लेट से 30 डिग्री, कितना हो गया, 30 डिग्री, और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान हो गया फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं 45 डिग्री, कुछ भी ले लेते हैं अभी, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, दोनों का क्रांतिक कोण अलग अलग है। इसका क्रांतिक कोण अलग है, इसका क्रांतिक कोण अलग है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर माध्यम अलग अलग है। वाटर से हवा में जा रहा है, यहाँ पर ग्लास से हवा में जा रहा है, तो दोनों में C अलग होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हर केस में C का मान सेम होगा, नहीं, हर माध्यम पे निर्भर करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो माध्यम होता है वो म्यू से दर्शाया जाता है, म्यू से बताया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तन गुणांक। क्लियर है सभी को? सर्दी जदों शाम दे टाइम आकाश, हाँ मैं उस पर भी आऊँगा अभी ना, भूपेंद्र उदय पे भी आऊँगा, ले तो बाद आऊँगा, ठीक है, ठीक है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो तुम कह रहे हो ना आकाश नीला क्यों दिखता है, सूर्य अस्त के समय वो रेड क्यों दिखता है, सारी चीज़ें अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे जाके, ठीक है, जब मैं स्कैटरिंग के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी आप इसको समझ लो पहले। तो ये जो C होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, वो निर्भर करता है म्यू पे। किस पे करता है? म्यू पे। अब ध्यान रखना, इन दोनों का संबंध पूछा जाता है कभी कभी। तो म्यू जो होता है, या ऐसे लिख लो, या साइन C जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। किसके होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा म्यू उतना छोटा साइन C, या जितना छोटा म्यू उतना ज़्यादा साइन C। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका म्यू होगा, यानी कि उतना ज़्यादा वो गाढ़ा होगा, उतना ही कम उसका क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको स्लाइड में भी बताई थी। तो यही सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्लाइड अभी एक बार आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी आपको लिखी है। कहाँ चली गई स्लाइड? ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो ये जो म्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन C के। तो ये वाला जो पर्टिकुलर आपका रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि क्रांतिक कोण जो होता है वो माध्यम पे निर्भर करता है, और माध्यम जो होता है वो म्यू पे निर्भर करता है। तो जिसका जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ही कम उसका क्रांतिक कोण होगा, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? मतलब रेयर मीडियम का C ज़्यादा होगा, बिल्कुल। रेयर, देखो रेयरर मैंने क्या बोला, ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसको आप बोलोगे रेयरर है, यानी कि आपको नहीं पता आप किससे कंपेयर कर रहे हो। मैंने आपको उस दिन भी बोला था रेयरर मीडियम कोई अलग कोई कैटेगरी नहीं है कि इसमें ये वाले माध्यम आते नहीं। रेयरर डेंसर का मतलब नहीं है लक्ष्य। यहाँ पर बात ये है कि दो को कंपेयर करने में पता चलता है कि एक रेयरर है और एक डेंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खली के सामने एक नॉर्मल इंसान खड़ा है,
तो हम बोलेंगे खली इसके कंपैरिजन में लंबा है। अब एक इंसान खली से भी लंबा आ गया तो हम बोलेंगे खली छोटा है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ कंपैरिजन होता है, ठीक है लक्ष्य। तो रेयर और डेंसर मीडियम हम कंपैरिजन से बताते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक जगह पर कोई रेयर बन रहा है तो हो सकता है किसी के साथ वो डेंसर बन जाए किसी के सामने, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ मतलब नहीं है रेयर का कि रेयर तो ऐसे कोई भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका सामने वाला कौन है, ठीक है। तो अभी बस ये समझ लेना कि जो माध्यम का म्यू, जैसे म्यू किसी किसी के फिक्स है, किसी का म्यू 1.33 है, किसी का 1.4 है, किसी का 2.4 है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो इससे डिपेंड करता है कि सबका क्रांति कोण अलग अलग है। बस मेरा पॉइंट यहाँ पर एक ये समझाने का है, हाँ ठीक है। खली के सामने अजय रेयरर है तो वो रेयरर ही तो होगा, डेंसर थोड़ी है। तू डेंसर है ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि भूपेंद्र भी कह रहा था सर ये लाइट वाला क्या सीन है, अब वो चीज़ यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हिंदी में बोलें तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है मैं आपको अगेन पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर मैं इस पे थ्योरी पे भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दे देते हैं। स्कैटरिंग होती क्या है, देखो आप डायग्राम से ये समझो कि ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से लाइट आती है। अब ये लाइट जो आ रही है तो ये किससे, देखो हवा में बहुत सारे आपको कण दिखेंगे, पार्टिकल दिखेंगे। ऐसा तो है नहीं हवा में कोई कण नहीं होता, कण तो होते ही हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये लाइट आती है तो ये इनसे टकराती है, जब इनसे ये टकराती है तो क्या होता है, ये लाइट अपने रास्ते से स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। स्कैटरिंग का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि माध्यम की वजह से जब प्रकाश फैल जाता है, फैलने का मतलब होता है स्कैटर होना। इंग्लिश में स्कैटर का नॉर्मल मीनिंग ही होता है जब कोई चीज़ फैल जाती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है। अब इसका हमसे क्या लेना देना है और हम इसको डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, तो आपको मैं ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पहले ये चीज़ समझ लो कि जो प्रकाश आता है सन से वो वाइट लाइट होती है। हमें क्या लगता है कि यार ऑरेंज लाइट आ रही है ना, धूप जो है वो ऑरेंज है। हम कई बार ड्राइंग करते हैं तो हम धूप को ऑरेंज बनाते हैं, सूर्य को हम येलो बनाते हैं। क्या वो सूर्य हमारा येलो है क्या? नहीं। क्या सूर्य हमारा रेड है? नहीं। असल में सूर्य, देखो लाइट जो होती है वो वाइट लाइट होती है, जो प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है वो वाइट होता है। अब इसके अंदर अलग अलग तरंग दैर्घ्य के कलर होते हैं, सबको पता है, विबग्योर, और आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा भी। तो ये 7 कलर होते हैं, ज़्यादा बन गए पता नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कलर होते हैं विबग्योर, ठीक है। तो ये 7 कलर अलग अलग तरंग दैर्घ्य के होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। अब कौन सा स्कैटर कर रहा है कलर, कौन सा नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप यहाँ वाला केस देखोगे, ठीक है, ये सनलाइट आई है वाइट कलर की। कैसे आई है? वाइट कलर की। अब होता क्या है कि जब ये सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है, हमारे है ना वातावरण में घुसती है, तो होता क्या है कि ये जो ब्लू लाइट होती है, ये जो ब्लू कलर होता है इस वाइट के अंदर, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, सबसे ज़्यादा उसका आप कह सकते हो प्रकीर्णन होता है, यानी कि वो फैलती हैं। तो अगर ये ब्लू लाइट सारी फैल जाएंगी तो क्या होगा? तो जब ये सारी ब्लू लाइट फैल जाएंगी तो ये आसमान आपको कैसा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। और ये रेड जो है ये कम स्कैटर होती है। तो अगर मैं स्कैटरिंग की बात करूं, अगर मैं फैलने की बात करूं, तो ये किस सीक्वेंस में होता है? इस सीक्वेंस में। मतलब ज़्यादा की बात करूं तो इस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा वी में, फिर आई, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वी मतलब वॉयलेंट है, आई मतलब इंडिको है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट जो होता है वो करता है, फिर हमारा बी यानी कि विबग्योर। वॉयलेट भी असल में वैसा ही होता है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है। असल में आपको क्या लगता है कि जो अंतरिक्ष है, कईयों को अब लगता होगा, देखो जो साइंस पढ़ता है उसको पता है, जिसको नहीं पता उसको क्या लगता होगा कि जो आसमान है वो ऑलरेडी ब्लू है, पूरा ब्रह्मांड हमारा ब्लू कलर का। नहीं, ब्रह्मांड एकदम ब्लैक है। अब हमें वो ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो होता है वो असल में ब्लू उसको दिखाता है, जो व्हाइट लाइट आ रही है उसको वो ब्लू करके दिखाता है, बिकॉज वो ब्लू कलर को सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। अब इसका मैं यहाँ पर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। सर लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम यही जो 7 कलर में जो लाइट बढ़ जाती है लक्ष्य, ठीक है, एनर्जी के बेस्ड। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैं एक और अच्छा चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, भूपेंद्र भी समझेगा इस चीज़ को। जब हम डेंजर का साइन बनाते हैं, हम बोलते हैं कि यार
कौन सा डेंजर का कलर होता है, तो हम डेंजर का क्या बोलते हैं, हम डेंजर का बोलते हैं रेड, कि रेड बना दो। रेड डेंजर का क्यों बना है, उसका कारण है, एक साइंटिफिक कारण, ऐसे ही नहीं मन हुआ लो लाल को बना दो, नहीं। लाल कलर डेंजर या फिर किसी को बताने के लिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, इससे बचना है, इंडिकेट करने के लिए कि रेड का मतलब ही होता है किसी को किसी चीज़ के लिए अगवा करना, है ना, बताना कि यार अगवा कहते हैं ऐसी कुछ करना ना, उनको बताने के लिए कि ये चीज़ होने वाली है तो वो रुक जाए। तो वो उसको करने के लिए देखो क्या होता है, कई बार रेड सिग्नल जो होते हैं वो हमें दूर से दिख जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मैं दूँ वो होता है ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन जो होती है, अब वो जब चल रही होती है और पता चले कि सामने एक और ट्रेन आ रही है, तो वहाँ से वो सिग्नल रेड जलाते हैं ताकि वो रेड लाइट जो होती है वो काफ़ी दूर से दिख जाती है। आपको लग रहा होगा कि यार बाकी कलर क्यों नहीं दिखते, बिकॉज जब तक वो आप तक पहुँचेंगे वो स्कैटर हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे। तो जो रेड होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है, इसीलिए वो दूर से भी आपको दिख जाएगा। इसीलिए रेड कलर का हम सिग्नल बनाते हैं ना, रेड जिसको हम डेंजर का जो साइन बोलते हैं, ताकि हम दूर से ही उसको देख के रुक जाए। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन स्कैटरिंग के ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है। अब एक बार मैं थ्योरी में भी आपको बता देता हूँ, बाकी सेम चीज़ है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका वातावरण ब्लू क्यों दिखता है, सूर्य आपका ऑरेंज क्यों दिखता है। तो जो कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है वो वहाँ पर वो फैल जाता है। तो जो सूर्य होता है वो आपको फिर रेडिश ऑरेंज क्यों दिखता है, बिकॉज वो सीधा आपकी आंखों में आएगा कलर, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करूं, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है, जैसे कि धूल, अन्य पदार्थ यानी कि मिट्टी हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, उसकी वजह से प्रकाश इन कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, हर एक डायरेक्शन में ये फैल जाता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या, अच्छा ये क्वेश्चन एक तथ्य बेस्ड है, एक फैक्ट है कि किसने किया था इसके बारे में, तो वो हमारे थे सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब ध्यान रखना सीवी रमन हो गया, इन्होंने इसका क्या किया था, सबसे पहले व्याख्या की थी, इसके बारे में बात करी थी। फिर डॉक्टर रमन की याद में हम ये सब सिंपल फैक्ट वाली बातें पढ़ लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में पहला है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब आपको वहाँ पर कोई पूछेगा नहीं भैया कैसे हो रहा है, आपको बस ये पूछेगा ये कौन से घटना के कारण ये होता है, आकाश नीला क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सूर्य उगते समय व छिपते समय लाल दिखाई क्यों देता है, लाल इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य काफ़ी दूर है, तो वो कलर सबसे कम डाइवर्ट होता है, तो वो आपकी आंखों में आता है सीधा रेड, बाकी कलर स्कैटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। मनुष्य की रक्त वाहिनी नीली दिखाई देती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक, अच्छा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया तो तरंग दैर्घ्य का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप विबग्योर को लिखोगे ना, आगे जाकर से मैं बताऊंगा, अगर आप विबग्योर को लिखोगे ना तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, फिर वॉलेट का, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में तरंग दैर्घ्य जो है वो घटता है, क्या होता है, घटता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इसलिए खतरे का निशान हम लाल रंग को बनाते हैं क्योंकि वो दूर से दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख देना अगर समझ में आ गया। अच्छा, एक रेलिक स्कैटरिंग आता है, ऑल्दो इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं आपको वापस डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, बस इसको साइंटिस्ट के नाम से जोड़ देते हैं। स्कैटरिंग को भी क्या बोलते हैं, रेलिक स्कैटरिंग, ठीक है। इसका दो चीज़ें होती हैं, ब्लू स्काई क्यों दिखता है और रेड सनसेट्स क्यों दिखते हैं। जब सूर्य उगता है, ढलता है, तो वो रेड दिखता है हमें वातावरण, है ना, उसका कारण यही है। सबसे पहले देखो, सूर्य से प्रकाश आया, वाइट लाइट, यहाँ के स्कैटरिंग किसकी हुई, नीले कलर की, तो ये नीला कलर पूरा आसमान में फैल गया, तो ये आसमान आपको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। वहीं पर अगर हम बात करें रात के टाइम जब ये डूबता है, तो हमने क्या देखा कि अब ये सूर्य काफ़ी दूर हो जाता है, जब वो सूर्य अस्त होता है तो वो काफ़ी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें दूर से भी दिखता है। तो यहाँ पर लॉन्गर पाथ थ्रू एटमॉस्फेयर, रेड लाइट इज लेस स्कैटर, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं कि आपको रेड लाइट स्कैटर नहीं होती है, वो आपको दूर से भी सूर्य अस्त के समय दिखता है। और कई बार हमने देखा है रात के टाइम क्या देखा हमने कि ब्लू कलर थोड़ा सा कम हो जाता है और रेडिश थोड़ा सा कलर हो जाता है। उसका कारण ये है कि बहुत दूर चला जाता है सूर्य, जिसकी वजह से वो आप तक पहुँचने में कुछ थोड़ा बहुत स्कैटर हो जाता है, थोड़ा बहुत वो फैल जाता है, इसलिए
फिर थोड़ा सा रेडिश आपको बादल या फिर आपको एटमॉस्फेयर दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्कैटरिंग का खेल है एंड आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रंगों की, कलरों की, और कलर पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, प्रकाशिकी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है वेबग्योर होता है। क्या होता है? वेबग्योर, जिसमें आता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में बोले तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू यानी कि इंडिको और वॉयलेट, ठीक है। हिंदी में भी मैंने बता दिया। किसको रिपीट करना है कुंदन? देखो सिंपल सी चीज़ है कुंदन, याद कर लो कि जो सूर्य होता है वो लाल क्यों दिखता है, आसमान हमें नीला क्यों दिखता है, इसका कारण है प्रकीर्णन, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग। बस ये याद कर लो, बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या होती है, इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। वैसे तो एक प्रिज्म लेके आते हैं, देखो हमें कैसे पता कि इसमें 7 कलर होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक प्रिज्म लेके आया। प्रिज्म जो होता है इसमें मैंने वाइट लाइट डाली। क्या डाली? वाइट लाइट। वाइट लाइट जैसे डाली तो ये 7 कलरों में क्या होता है? बंटता है। अब इसको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो कलर है इसका आप कह सकते हो कि इसका सीक्वेंस क्या है, बिकॉज सीक्वेंस मेन होता है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा होता है? सबसे ऊपर रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, है ना, इंडिको, वॉयलेट। तो ध्यान रखना कि ये जो सीक्वेंस है ये बदलना नहीं चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर क्या रहता है? रेड। देखो मैं ऐसे बताऊं तो ये मेरा प्रिज्म है, इस प्रिज्म से मैं लाइट को गुजारता हूं तो 7 कलर यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। 7 में सबसे पहला वाला रेड होता है, लास्ट वाला आपका वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि रेड सबसे ऊपर होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर ये मेरा प्रिज्म है, ये मेरी वाइट लाइट है, तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, पर ये सीधा ना जाके इस तरीके से हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि लाल कलर अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हुआ, कितना कोण पर झुका, तो वो थीटा है। और सबसे ज़्यादा कौन झुकेगा? वॉयलेट। तो यही चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करता है? सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है वॉयलेट, और सबसे कम स्कैटर करता है रेड। तो ये 7 कलर का जो सीक्वेंस है इसको ध्यान रखना। अब आप कह रहे होंगे सर पता नहीं यहाँ पर ये क्या बना दी तरंगे, तो ये तरंगों से एक चीज़ समझ में आती है। देखो मैं जब आपको बोलता हूँ ना तरंग धैर्य, तरंग धैर्य की क्या बात होती है? तरंग धैर्य का मतलब होता है उस तरंग की लंबाई। तरंग धैर्य यानी कि वेवलेंथ का मतलब होता है उसकी लेंथ, वेव की लेंथ। जितना ज़्यादा ये फैल रहा है, आप देख रहे होंगे सब में फ़र्क क्या है। ये वाली काफ़ी फैली हुई है ना, फैली हुई है। एक मैं ऐसे बना रहा हूँ और एक मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, दोनों में फ़र्क क्या दिख रहा है आपको? ये काफ़ी बड़ी और फैली हुई है। इसके आप देखोगे इतने क्षेत्रफल में सिर्फ 2 ही ऐसे चढ़ाव आ रहे हैं, बट इसके अंदर तो कितने सारे आ रहे हैं। तो मेरी यहाँ पर पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, हाँ यहाँ पर एक कलर कम लग रहा है मुझे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, एक कलर यहाँ पर मिक्स, पता नहीं कौन सा इसने मिस कर दिया है। 7 कलर होते हैं, यहाँ डायग्राम में पूरे नहीं बनाए। अच्छा, तो मैं तरंग धैर्य आपको समझा रहा था। तो तरंग धैर्य का मतलब होता है जितना, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इतने हिस्से में यहाँ पर 2 आ रही है, बट बाकियों में भी देखो आप इतने हिस्से में यहाँ लगभग 2.5 आ रही है, यहाँ 2.5 से ज़्यादा, यहाँ 2.5 सबसे ज़्यादा चल रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। तो जितना ज़्यादा ये कम एरिया में ज़्यादा ये ऐसे घुमाव आते हैं, उतना ही उसका तरंग धैर्य कम होता है। तरंग धैर्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तरंग धैर्य होता है 2 चढ़ाव के बीच की दूरी या 2 उतार के बीच की दूरी। अब यहाँ पर आप देखो ये और ये, तो देखो लैम्डा बढ़ रहा है ना, आप खुद देखो, है ना, खुद देखो आप, लैम्डा आपका घट रहा है, सॉरी बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो ये लैम्डा है, यहाँ पर लैम्डा देखो, यहाँ पे लैम्डा देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आप क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे उसका लैम्डा जो है वो घट रहा है, यानी कि धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ, तरंग धैर्य, सबसे कम होता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है सर, अगर टॉर्च की लाइट गुजारेंगे तो क्या उसकी लाइट नहीं, लाइट वाइट लाइट होती है, ये टॉर्च की लाइट नहीं होती है, ठीक है। वो अलग से एक उसका एक वो आता है, लाइट का सोर्स आता है, स्रोत आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई।
ये बात समझ में आई सभी को, तरंग धैर्य। अब मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, तरंग धैर्य का रिलेशन आवर्ती से, किससे? आवर्ती। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा तरंग धैर्य उतनी कम आवर्ती। तो अगर मैं आवर्ती के आधार पर बात करूं तो सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होगी? V की, और सबसे कम किसकी होगी? R की। क्लियर है सभी को? चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। और जाने से पहले मैं सभी को एक बार फिर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी की बहनों को मेरी तरफ से आप ज़रूर ये मैसेज कन्वे करना, ठीक है? और रक्षाबंधन की बधाई आपके पूरे परिवार को, और अच्छे से बनाना। और कीप रिमेंबर वन थिंग, मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, प्लीज़ गर्ल्स की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है? सभी गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, और हम एक अच्छे नागरिक हैं। और आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे तो बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि गर्ल्स को आपको रिस्पेक्ट से देखना है, और बस यही आपसे मुझे उम्मीद है। और इसी तरीके आप रहेंगे, अच्छे इंसान आप बनेंगे। सभी अपना ध्यान रखना और अच्छे से त्योहार बनाना, और मंडे को हम वापस मिलेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक सभी को मेरी तरफ से, शौर्य भारत टीम की तरफ से, जय हिंद, वंदे मातरम।